दोस्तों, ज़िंदगी में अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आप सिर्फ कर्म को करते जाओ और फल की चिंता कभी मत करो। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंसान, एलोन मस्क, आपका अमेजन के जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जितने भी लोग हैं सिर्फ कर्म करते गए हैं और फल की चिंता नहीं किए। जब वो अपने अमेजन कंपनी 1994 में लगभग बनाए थे, उसमें उसको पता नहीं था कि अभी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी और हम दुनिया के नंबर 1 महान व्यक्ति बन जाएंगे, सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। तो वो सिर्फ अपने कर्म को करते गए और फल की चिंता कभी नहीं किए। तो आपको भी अपने पढ़ाई के अंदर कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करना है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, ताकि आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सको बिना फल की चिंता किए हुए। तो आइए बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल के बारे में आपको बता दें कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक ये काल चला है, सल्तनत काल। अब इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन होके अच्छी खासी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल का मतलब क्या हुआ? एक 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल बोला जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ हमारे इंडिया के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुआ था। सबसे पहले हमारे इंडिया के ऊपर जो आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जिसने सिंध के राजा दाहिर को हराया था और वहां पे अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद कई सारे मुस्लिम राजाओं ने यहाँ पे आक्रमण करते गया, जैसे कि उसके बाद आ गया मोहम्मद गजनवी, उसके बाद आया मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गजनवी जैसे आया था आपका 1000 ईस्वी में, और वो 1027 ईस्वी तक मतलब कि भारत कई बार आक्रमण किए थे। जब उसका शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद आए मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी आए तो जब मोहम्मद गौरी क्या किया था, यहाँ पे इंडिया के अंतर्गत में बहुत सारे गुलामों को रखा था। बहुत सारे गुलाम का मतलब क्या है, जैसे कोई विदेशी आदमी अगर हमारे देश के अंदर प्रवेश करता है तो क्या उतना अधिक मात्रा में सेना को या फिर और सारी चीज़ों को क्या वहाँ चला सकता है? नहीं, वो यहीं के आदमी को व्यवस्था करेगा कि तुमको सेना ये भाग देते हैं, तुमको ये भाग देते हैं। तो उसी तरह जब मोहम्मद गौरी हमारे इंडिया में प्रवेश किए थे, उसके बाद ये क्या किए थे, बहुत सारे गुलामों को रखना स्टार्ट किए थे, बहुत सारे दासों को रखना स्टार्ट किए थे कि आप हमारे पास रहो और हमारी सेवा करो, हम आपको इसके लिए कुछ देंगे। तो उसी मोहम्मद गौरी का गुलाम था एक, किसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया, जब मोहम्मद गौरी का मतलब यहाँ से सत्यानाश हो गया इस धरती से, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। अब बोलोगे इस गुलाम वंश का स्थापना किया तो गुलाम इसका नाम रखा क्यों? ये इसलिए रखा क्योंकि ये गौरी का गुलाम था, इसलिए अपना ये नाम रखा वंश का गुलाम वंश। तो यहीं से जो स्टार्ट होता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को हम लोग बोलते हैं सल्तनत काल। तो यही जो गुलाम वंश से स्टार्ट होकर आपका लोधी वंश तक जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं सल्तनत काल। तो आपको इसमें 5 काल को पढ़ना पड़ता है। पहला है गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद है खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आपका आता है तुगलक वंश जो 1320 से रहा था 1398 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक रहा था। और उसके बाद आता है लोधी वंश जो लास्ट वंश रहता है और 1451 से 1526 ईस्वी के बीच में चलता है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम गुलाम वंश की, इसका भी हम सारा का डिटेल करवाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा का सारा डिटेल में बताएंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामना ना करना पड़े कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। गुलाम वंश की जो स्थापना किया था उसका नाम क्या था मेरे दोस्त? इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का स्थापना किया था इसका नाम। जब गुलाम वंश 1290 ईस्वी में ख़त्म होता है तब इसके बाद आता है खिलजी वंश। और आपको बात करें कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था, तो खिलजी वंश का स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया था। अब खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। इसके बाद आया तुगलक वंश, इसका भी ट्रिक भी बताएंगे, आप आराम से याद रख पाओगे। उसके बाद आया तुगलक वंश और तुगलक वंश चला 1320 से 1398 ईस्वी।
एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे डॉट है, ये जो आपका 1398 है यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका 1414, इसको आप काट दीजिए। एक सेकेंड, 1320 से चला था, 1290 से 1320 से चला था 1414 तक। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, पेन में पहले चेंज करता हूँ दोस्त, पेन को चेंज करता हूँ। ये जो है आपका गलत है, 1320 से चला था 1414 ईस्वी तक। एक सेकेंड, 1414, इसको हम सुधार देंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। टाइपिंग मिस्टेक टाइपराइटर कभी कभी कर देता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। 1414 तुगलक वंश जो है सो 1320 से चला था 1414 तक, और इसका जो स्थापना किया था वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था तुगलक वंश का स्थापना। और इसके बाद आता है सैयद वंश, और सैयद वंश चलता है 1414 से 1451 तक, और इसके संस्थापक हैं खिज्र खां। कौन है मेरे दोस्त? इसके संस्थापक खिज्र खां है। उसके बाद आता है आपका लोदी वंश, और लोदी वंश का स्थापना होता है 1451 में, और इसका जो संस्थापक हैं उसका नाम है बहलोल लोदी। क्या है मेरे दोस्त? बहलोल लोदी। इसका सबसे बेस्ट ट्रिक अभी आपको हम बताने वाले हैं। इसका ट्रिक क्या है, आप इस ट्रिक को अगर जान जाओगे तो आप आसानी से याद कर पाओगे कि इसका क्या ट्रिक होता है। आप एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ क्या याद रखना, गू खाया है शायद, गू खाया है तू शायद। एक सेकेंड, गू खाया है तो शायद, ये इसका आप ट्रिक याद रखेंगे तो यही गू का मतलब होता है लेटरिंग। इसको मतलब आपको याद करवाने के लिए यही ट्रिक ही बैठ रहा है, तो आपको हम बता दिए, आपको इससे गलत नहीं समझना है कि हम आपको लेटरिंग गू बता दिए। तो गू से आप याद रखेंगे गू खाया तो शायद, और लास्ट में जो लोदी है इसको लोदी हम लिख देते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं बनता। ये चार आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से एक और याद रख पाओगे कि लास्ट में हमारा लोदी वंश है। तो गू खाया तो शायद को आप याद रखोगे। गू का मतलब गू खाया, आप किसी पार्टनर को बोलना गू खाया तो शायद वो आप पे गुस्सा जाए, और किसी को मत बोलना, लेकिन आप याद करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गू का मतलब हो गया गुलाम वंश, गू का मतलब हो गया दोस्त गुलाम वंश। खाया का मतलब हो गया भैया आपका खिलजी वंश, खाया का मतलब हो गया खिलजी वंश, और तू से आपका हो जाएगा यहाँ पे तुगलक वंश, और यहाँ पे स से हो जाएगा भैया आपका सैयद वंश। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को सिर्फ याद रखोगे कि गू खाया शायद, गू खाया तो शायद, तो गू से हो जाएगा आपका गुलाम वंश, तो उसके बाद हो जाएगा खाया से आपका खिलजी वंश, और तू से हो जाएगा तुगलक वंश, और स से हो जाएगा आपका सैयद वंश, और लोदी को आप लास्ट में याद रख लोगे तो आपका हो जाएगा लोदी वंश। तो ये था थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे डिटेल में। इस काल के टोटल 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल में, मतलब 320 साल के अंतर्गत में क्या क्या हमारे इतिहास में हुआ, इसके बारे में आइए डिटेल से देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और इसको कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको हम इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बनना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका सहयोग तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा चैनल जो है सो थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ गया है, इसका मतलब सब्सक्राइबर का या फिर व्यूज का। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाता है कि हम आपको कितना बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें और हमसे पढ़ते रहें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखें तो सल्तनत काल का जैसे बात आएगा आप अपना दिमाग लगाएंगे कि 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल को हम लोग सल्तनत काल बोलते हैं। और सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो भूमि इधर उधर फेंकाया था, जिस भूमि का कोई काम नहीं है, उस भूमि को लोगों को बांट दिया गया कि भैया तुम इसमें उपजाऊ करो और हमें इसमें टैक्स दो। तो बोलता है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ। प्रशासनिक प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाया जाए, किस तरह से यहाँ पे पूरी व्यवस्था रखा जाए, ताकि हमारा ये जो राज्य है एक सुदृढ़ मतलब अच्छा तरह से आगे चले। तो वही बोल रहा है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे क्या कहा गया, जिसे इक्तदारी कहा गया। जिसे क्या कहा गया मेरे दोस्त? इक्तदारी कहा गया। महलवारी नहीं होगा, पटवारी नहीं होगा और जमींदारी नहीं होगा, इसे इक्तदारी कहा गया। इस पर विशेष फोकस करेंगे। जब सल्तनत काल का स्टार्ट हुआ, इसमें भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे इक्तदारी कहा गया। ये आपका RRB 2018 में
पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो हेलबिड एक जगह है। ये आपका हेलबिड जगह कहाँ पे है? तो कर्नाटका के अंदर एक जगह है बेलूर। कर्नाटका के जगह में एक जगह है आपका बेलूर, और इसी बेलूर के अंदर में, इसी बेलूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में एक आपका अभी वर्तमान में हेलबिड, मतलब ये जो हेलबिड था तो अभी वर्तमान में कर्नाटक के बेलूर में स्थित है ये हेलबिड। अब बोल रहा है कि हेलबिड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। अभी आपको बता दें कि अभी आपका 2021 चल रहा है, अभी से लगभग 500-600 साल पहले, 7 साल पहले राजाओं का काम ही यही था कि मंदिर बनवाओ, इसका मंदिर तोड़ दो, तुम इस मंदिर को बनाओ, मंदिर का पूजा करो, तो ये करो वो करो। वो सब का काम ही कुछ नहीं था, सिर्फ मंदिर बनाने का काम ही था ज़्यादा। तो बोलता है कि हेलबिड में निम्नलिखित के द्वारा, हेलबिड आपको बताएं कि कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, और इसके बेलूर एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे आपका हेलबिड पड़ता है। तो बोलता है कि हेलबिड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो होयसल के द्वारा हेलबिड में क्या किया गया था? एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो बोलता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। देखिए आपको 2 चीज़ में दिक्कत होता है, एक होता है चार मीनार में, एक आपको दिक्कत होता है चार मीनार में, और एक आपको दिक्कत होता है कुतुब मीनार में। एक आपको दिक्कत होता है कहाँ पे भैया? कुतुब मीनार में। एक होता है चार मीनार में और एक होता है कुतुब मीनार में। जब आपको पूछे चार मीनार कहाँ पे है तो चार मीनार से आप याद रखेंगे कि चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। और जब आपको पूछ दे कि कुतुब मीनार कहाँ पे है तो ये दिल्ली के मेहरौली जगह में है, दिल्ली के मेहरौली जगह में है कुतुब मीनार। जब आपको पूछ दे कि सबसे बड़ा मीनार मतलब भारत में कौन सा है तो आपको तुरंत जवाब देना है कि सबसे बड़ा मीनार मतलब सबसे ऊंचा मीनार भारत में है कुतुब मीनार। क्या है भैया? सबसे ऊंचा मीनार हमारे भारत में कौन सा है? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुब मीनार स्टार्ट जो मतलब कुतुब मीनार बनाने के लिए जो स्टार्ट किया गया था, इसका बोलेगा आपको इसका नींव किसने रखा था, इसको स्टार्ट किसने किया था? तो इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था भैया? कुतुबुद्दीन, एक सेकंड ये पे टाइपिंग मिस्टेक होता है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन में थे और 1210 में इसका मृत्यु हो गया। तो ये 4 साल में खाक बना के तैयार करेगा। तो इसका दामाद था इल्तुतमिश। इसका दामाद था क्या भैया? इसका दामाद था इल्तुतमिश, और यही इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण कार्य करवाया। इस पूरे कुतुब मीनार को एक नई नींव दिया और इसी ने इस पूरे कुतुब मीनार को क्या किया? कंप्लीट किया। अब आपको पूछेगा चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार आपको याद रखना है कि हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार और कुतुब मीनार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त, ये आप विशेष फोकस रखेंगे। अब बोलेगा कि हैदराबाद तो बात किए भैया, तो बोलेगा हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो अभी वर्तमान में बात किया जाए तो हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी है, तेलंगाना का। अब यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना का गठन हुआ था जो 2 जून 2014 ईस्वी को। अभी आपको वर्तमान में पूछ दिया जाए कि तेलंगाना का जो गवर्नर हैं वो कौन हैं? तो तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ का अगर आपको पूछ दे चीफ मिनिस्टर मतलब कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ का मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। क्या मेरे दोस्त? के चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या हैं? यहाँ के सीएम हैं। तो एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी जानकारियाँ मिलती है, आप इस पर ध्यान देंगे। एक सिर्फ चार मीनार यहाँ पे था, लेकिन चार मीनार से ही आप बहुत सारी चीज़ को अध्ययन कर लिए। तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और आपको एक बात और फोकस रखना है कि ये जो हैदराबाद राज्य है ये एक स्वतंत्र राज्य था और इसको भारत में मिलाने का कार्य किया था। इसको भारत में जो मिलाने का कार्य किया था उसको सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा किया गया था। किसके कार्रवाइयों के द्वारा मेरे दोस्त?
सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा, सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को हमारे देश भारत में मिलाया गया था। हमारे देश भारत में ये मिलने से पहले एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निवास करता था, जहाँ के राजा थे निजाम। यहाँ का जो मेन राजा थे वो कौन थे? निजाम थे। निजाम ही पूरे हैदराबाद को गवर्न कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें कि गुलबर्गा जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अभी वर्तमान में हमारे कर्नाटक के जो आपको पूछ दिया जाए कि गुलबर्गा कहाँ पे स्थित है, ये तो कर्नाटक में स्थित है। लेकिन अब पूछेगा आपको कर्नाटक से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अभी वर्तमान में हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हमारा दायित्व है कि आपका फुल विकास हम अपने आप से करें। हमारे पास जितनी जानकारियाँ हैं आपको देने का प्रयास करें। हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है कि हमारे अंदर में जितनी जानकारियाँ हैं हम आपको देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के बारे में आपको पूछ दिया जाए कि कर्नाटक का राजधानी कहाँ पे है, तो कर्नाटक का वर्तमान में राजधानी है कहाँ पे मेरे दोस्त? तो कर्नाटक का राजधानी है बेंगलोर। अगर आपको पूछ दे कि कर्नाटक का अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है BS येदियुरप्पा। कौन है मेरे दोस्त? BS येदियुरप्पा यहाँ के क्या हैं? यहाँ के CM हैं। और यहीं पे आपको पूछ दिया जाए कि कर्नाटक के जो आपका गवर्नर हैं, कर्नाटक के जो गवर्नर हैं, ये हमारे दिमाग से भी स्केप कर जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में अभी कर्नाटक के गवर्नर कौन हैं। ठीक है, अगर हमको याद आए तो आपको बता देंगे। तो कर्नाटक से हमारा इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है कि कर्नाटक के अंदर में आपका गुलबर्गा स्थित है और कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है और बेंगलोर यही मतलब बेंगलोर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। आपको पूछा जाए कि बेंगलोर के बारे में, तो बेंगलोर में ही आपका इसरो का जो ISR वो हमारे देश का अंतरिक्ष विभाग है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी हमारा बेंगलोर में है। और आपको पूछ दिया जाए कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना हुआ था 1969। जितने बता रहे हैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% यानी हाउ आना ही आना है, तो इसे आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पूरे टॉपिक को, अब हिस्ट्री से आपको चल जाना है, करंट में, करंट से हिस्ट्री में, करंट से हर जगह, मतलब आपका दिमाग 360 डिग्री घूमना चाहिए, तभी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर पाओगे। तो बोलेगा आपको कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। और इसरो का अभी आपको पूछेगा कि वर्तमान में इसके चीफ कौन है, तो इसके चीफ अभी हैं सतीश धवन। इसका भी चीफ जो है वो है आपका इसका जो चीफ है उसका चीफ का नाम हमसे स्केप कर जा रहा है दिमाग से। इसका चीफ के सिवान, इसका चीफ है कौन? के सिवान। के सिवान जो है आपका अभी इसरो का क्या है भैया? ये भी चीफ हैं। तो इतना जानकारी क्वेश्चन नंबर 4 से आता है। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हमारे हैदराबाद में स्थित है। अभी आपको बताए थे हैदराबाद के बारे में डिटेल। अगर आपको हैदराबाद के डिटेल जानना है तो आप पिछले मतलब इसको पीछे कीजिए और देखिए हैदराबाद के बारे में हमने क्या बताया। तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है मेरे दोस्त, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। गोलकुंडा आपका 2 बार आ गया क्या? हाँ, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो आपका हैदराबाद में है। एक खास लोकेशन आपको बताया, लेकिन आपको अगर राज्य दे के पूछ दिया जाए कि ये किस राज्य में अभी वर्तमान में स्थित है, तो गोलकुंडा अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको जितने का आंसर आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको हम हर एक बार क्वेश्चन नया नया लाएं और आपका नॉलेज को एक अहम भूमिका तक हम ले जाने का काम करें। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें दोस्त, ये जो होयसल है, ये होयसल वंश का जो आपका राजधानी था ये द्वार समुद्र था, ये एकदम बिल्कुल सही है। काकतीय वंश का राजधानी था वारंगल, ये भी सही है। और यहाँ पे आदव का जो राजधानी था वो देवगिरी था, ये भी सही है। लेकिन ये जो पांडे है इसका राजधानी बेलूर नहीं था। तो यही आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पांडे का राजधानी बेलूर नहीं था। पांडे जो राजवंश था इसका राजधानी आपका था मदुरई। पांडे जो राजवंश था इसका राजधानी था कहाँ भैया? मदुरई। मदुरई इसका क्या था?
इसका राजधानी था। आप इसको देखते जाएंगे नीचे में कि ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आए हैं। जैसे ये आपका आरआरबी कोलकाता 2012 में आया है, तो आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में आया है। आपके भी एग्जाम में आने की इस क्वेश्चन का पूर्ण संभावना होता है। एक सेकंड में वाटर ले लेता हूँ, उसके बाद फिर बोलता हूँ। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पांड्य वंश सुमेलित नहीं है। इसका राजधानी वेलूर ना होके कहाँ पे है भैया? मदुरई में है। और ये जो मदुरई है, ये मदुरई कौन सा भी वर्तमान में कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये अभी वर्तमान में हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्त? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन देखें तो हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? हम्पी एक जगह का नाम है, आप याद रखेंगे। और ये जो हम्पी है, ये हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? भी वर्तमान में कर्नाटक में है। और बोलता है कि ये किस साम्राज्य का अवशेष है? तो ये विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। अब बात करें विजयनगर साम्राज्य का, तो इसका स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने मेरे दोस्त? हरिहर एवं बुक्का ने किया था इसका स्थापना। किसका? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमारे पास है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर, अभी आपको इसके जस्ट पहले बताएं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने। वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको शायद पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। ये है आपका विजयनगर साम्राज्य। क्या है दोस्त? ये है आपका विजयनगर साम्राज्य। अब आपको पूछ दिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है वो किसने किया था? तो वो स्थापना किए थे हरिहर एवं बुक्का ने। कब किए थे? तो 1336 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे, ये हर कोई जानते हैं कि बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे, उसी प्रकार तेनालीरामन का भी हर कोई नाम सुने होंगे। ये किनके दरबारी कवि थे या किनके दरबार में रहते थे? तो इसको बता दें, ये रहते थे आपका कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे मेरे दोस्त? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कौन? तेनालीरामन। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेव राय के क्या थे? दरबार में रहते थे। तो इससे आपको इतनी जानकारियां मिलती है। कृष्णदेव राय आपको पूछ दिया जाए तो ये आपका कौन सा राजवंश से संबंधित हैं? तो ये आपका संबंधित हैं विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं कौन? आपका कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के ही राजा हैं कौन? कृष्णदेव राय। तो इतना आपको जानकारी। और आपको एक चीज़ और इससे पूछता है कि कृष्णदेव जो राय हैं ये किस शासक के मतलब समकालीन थे? उसी के काल में ये भी मतलब जी रहे थे। तो वो था बाबर के समकालीन थे। कौन? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। ये आपको शायद दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पे कृष्णदेव राय जो हैं, ये कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अभी बताएं, इसका स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। अब देखते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 12th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू एक जगह है और बोलता है कि यहाँ की रानी रूपमती महिला का नाम है, का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था बाज बहादुर से। ये बाज बहादुर हैं, इसी का वाइफ थी भैया रानी रूपमती। कौन था भैया? रानी रूपमती जो थी ये थी बाज बहादुर की पत्नी। ठीक है, तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से था। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया था भैया? संरक्षण दिया था। देखो इसको आप याद रखोगे ना, एक आप ट्रिक याद रखना सेफ।
क्या रखना, सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है, संरक्षण देना। तो सुल्तानों ने, एस का मतलब हो गया सुल्तानों ने, कहाँ के सुल्तानों ने, तो दिल्ली के सुल्तानों ने। और ऐप से हो जाएगा आपका फारसी। तो सेफ रखा था कौन सा भाषा को भैया, फारसी भाषा को। कौन सा सुल्तानों ने, तो दिल्ली के सुल्तानों ने। तो दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को क्या रखा था भैया, सेफ रखा था। तो आप याद रखेंगे फारसी भाषा। और यहाँ पे अरबी नहीं होगा, अरबी और फारसी में आप लोगों को डॉट होता है, तो फारसी याद रखेंगे कि फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है भैया कि यहाँ पे रणथंभौर का क्या है, रणथंभौर क्या है, तो रणथंभौर आप सुने होंगे, रणथंभौर का किला ये आपका स्थित है कहाँ पे, ये आपका राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान का बात करें तो राजस्थान जो है, सो राजस्थान का रणथंभौर जो है ये एक प्रकार का राजपूत दुर्ग है। मतलब राजपूत वंश के क्या थे, ये एक दुर्ग थे। दुर्ग किसको बोलते हैं, जिसे कोई शहर है और उसको चारों तरफ से बड़े बड़े ईंटों के दीवार देके या फिर किसी भी चीज़ से चारों तरफ से घेर दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं दुर्ग। तो रणथंभौर जो था वो क्या था भैया, एक राजपूत दुर्ग था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था, तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया था इसको, आगरा को क्या, अपनी तत्कालीन राजधानी, मतलब अभी जो आपका वर्तमान भारत चल रहा है, तो अभी जो हमारा आगरा शहर है, हमारा जो यहाँ पे यूपी के नज़दीक में है, यूपी और दिल्ली बॉर्डर के बीच में है आगरा शहर, तो बोलता है कि इसका तत्कालीन जो इसको राजधानी बनाया था वो किस मुस्लिम शासक ने बनाया था, तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया था। बात करें सुल्तान सिकंदर लोदी का, तो इन्होंने 1504 ईस्वी में इस आगरा नगर की स्थापना किया था, आगरा नगर की स्थापना। और सिकंदर लोदी किसका बेटा था, तो ये था आपका बहलोल लोदी का बेटा, बहलोल लोदी का बेटा था। बहलोल लोदी का जो बेटा था ये था आपका सिकंदर लोदी। और ये किस वंश से संबंधित हैं, तो ये लोग जो हैं वो लोदी वंश से संबंधित हैं। तो आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था, तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया था। अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 46 लिखा है, इसको हम काट के 16 बनाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन जहाँ से उठाएं, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं तो उसी को हम उठाएं। बाकी बात जो क्वेश्चन लगता है कि ये तो एक बार आया या फिर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, उसको मैंने डायरेक्ट छोड़ दिया है, उसे पढ़ना आपके लिए कोई खास बात नहीं है। तो बोलता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का जो संस्थापक था भैया ये था बहलोल लोदी। और लोदी वंश कब से कब तक चला था भैया, तो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था लोदी वंश। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि मूरिश यात्री मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, ये किसके समय में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। और इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक रेहला, ये कई बार एग्जाम में आते हैं कि ये जो रेहला पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो उसको इब्न बतूता ने लिखा है। और मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश से संबंधित हैं। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक मतलब ये जो शासक हैं, ये 1333 ईस्वी में आया था हमारे देश इंडिया। कौन, इब्न बतूता। कहाँ से चल के भैया, मोरक्को से। और जब ये यहाँ इंडिया में चल के मोहम्मद बिन तुगलक के पास आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्या किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। किसको, यानी कि इब्न बतूता को। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक जो लिखा है रेहला, इसमें मतलब कि उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी दिया गया है। और ये कब आए थे इंडिया, 1333 में। तो इतना ही इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित किसने किया था, तो मिस्र की सभ्यता ने किया था, या सुमेर की सभ्यता ने किया था, या ग्रीक ने किया था, या चीन ने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेर ने किया था। सुमेर की सभ्यता ने सबसे पहले लिखने की प्रणाली को प्रचलित किया। मतलब कि जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो संकेत आपको न, म, ल, ख, त, ये सब जो आपको संकेत अभी देख रहे हैं, इसको लिखने की जो कला
स्टार्ट किया था वो सुमेरियर ने सबसे पहले किया था। तभी आप अभी आराम से कोई भी चीज़ को इंडिकेट करके आसानी से पढ़ लेते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये था 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? सबसे बड़े नहर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई सूखी भूमि है और किसी नदी का पानी से या फिर किसी झरना का पानी से या किसी मतलब बड़े तालाब का पानी से वहाँ से एक झील मतलब बना दिया, एक वहाँ से नहर बना दिया जाए, मतलब वहाँ से एक पतला सा पाइप ने मतलब बहुत बड़ा उसमें लगा दिया जाता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी जाता है और एक बहुत बड़े भूभाग को वो मतलब कि सिंचाई के लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, तो उससे हम लोग नहर बोलते हैं। तो बोलता है कि दिल्ली का जो सुल्तान है भैया वो भारत में, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था भैया? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, अब आते हैं लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि दीवान ये खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इसको भी स्टार्ट किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर ये जो दीवान ये खैरात है इसका मतलब होता है दान विभाग। क्या होता है भैया? दान विभाग। दान विभाग का मतलब क्या हो गया? जितने भी मतलब असहाय व्यक्ति हैं जिसको जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है उसके लिए एक विभाग का स्थापना कर दिया था। दीवान ये खैरात किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब आते हैं, ये आपका क्वेश्चन था आपका 20। अब आते हैं देखते हैं 20 नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 20 नंबर 1 है कि भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसने प्रचलित किया था? तो भारत में सबसे पहले प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित किया था। प्रतीक मुद्रा का मतलब क्या हुआ था? मतलब इसमें एक साइन था, मतलब जिस तरह से अभी का सिक्का में आप देखते हो 1 रुपया 2 रुपया और कुछ कुछ साइन देखते हो, तो उस तरह के साइन का प्रयोग सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मतलब सिक्के में दिया था। और ये बचवा किया क्या था? ये जो किया था मतलब कि जो सिक्का था पहले चलता था चांदी का, लेकिन चांदी के सिक्का की जगह में इन्होंने जो सिक्का चला दिया वो चला दिया था कांसा का सिक्का। अब इससे इसको नुकसान क्या हुआ? कांसा का जब ये सिक्का चलाया तो बहुत सारे लोग अपने घर में ही इस कांसे का सिक्का बनाना स्टार्ट किए और बाज़ार में उसी को दिखा के और सामान खरीदने स्टार्ट कर दिए। तो ये जो कांसा का जो सिक्का था भैया, ये जो कांसा का सिक्का ये बचवा चलाया था, तो क्या हुआ? सब लोग अपने ऑटोमेटिक बनाने लगे और बाजार में बेचने मतलब सिक्का दिखा के और खरीदने लगे। तो मोदी जी जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन किए थे, विमुद्रीकरण किए थे, क्या किए थे? डुप्लीकेट नोट का प्रचलन हो गया था, बहुत सारे नोटों का प्रचलन हो गया था, तो उसी को रोकने के लिए किया था। लेकिन ये बच्चा रोक नहीं पाया और क्या हुआ? मतलब इसका ये जो फैसला था कि चांदी के सिक्के से लोग कांसा का सिक्का बनाए, ये असफल हो गया। तो भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा को स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन ये क्या हुआ था? असफल हो गया था, ये सफल नहीं हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? तो आपको बता दें कि इसमें जो था भैया, इसमें कौन सा है? देखिए इसमें जो आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से 1320 ईस्वी तक शासन किए हैं। तो कितने दिन तक शासन किए हैं भैया? तो ये किए हैं 24 साल शासन। इसका बात करें 1325 से 1351 साल, तो ये किए हैं शासन 26 साल। और ये जो है 1517 से 1526 मतलब कि इब्राहिम लोदी जो है ये 1517 से 1526 तक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है सो 1325 से 1351 तक, और ये जो इब्राहिम लोदी है ये आपका 1517 से 1526 तक, मतलब कि ये 17-10 ये 9 साल शासन किए हैं। और ये जो आपका शेर शाह सूरी है ये 1540 से 1545 मतलब 5 साल किए हैं। तो सबसे अधिक दिन किसने शासन किया है? सेकेंड नंबर, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है भैया ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इसका पढ़ाई का कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे रहने के बावजूद भी इसके द्वारा बनाए गए सारे योजना विफल हो गए और ये एक अच्छे शासक के रूप में नहीं काउंट किए जाते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये था आपका 22। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो यही जो बच्चा कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, यही इसी ने दिल्ली से जो अपनी राजधानी है
वो देवगिरी को स्थापित कर दिया था। देवगिरी का इसने नाम रखा था दौलताबाद। क्या रखा था भैया? दौलताबाद इन्होंने नाम रखा था किसका? देवगिरी का। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये दिल्ली से दौलताबाद इसीलिए राजधानी को स्थानांतरित किया था कि यहाँ से हम पूरे देश के अंदर अच्छा से कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ से हमारा शासन प्रणाली बेहतर हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो दौलताबाद देवगिरी को राजधानी स्थापित किया था, यहाँ पे ये भी असफल हो गए। यहाँ से इसका शासन व्यवस्था और बिगड़ गया। सारे सैनिकों को जो दिल्ली से देवगिरी आना पड़ा वो थक गए थे, मतलब बहुत तरह से हरास हो गए थे। उन लोगों को यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था और इसका जो प्लान था दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थापित करने का वो असफल हो गया। इसलिए फिर से इन्होंने देवगिरी से कहाँ पे राजधानी स्थापित कर दिया था? दिल्ली स्थापित कर दिया था। तो आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली से देवगिरी को राजधानी स्थापित किए थे। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये आप लोगों को देखे या ना देखे हम आपको पढ़ के सुना देंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है भैया, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन जो तुगलक है ये दिल्ली का क्या था भैया? प्रथम तुगलक सुल्तान था, मतलब तुगलक वंश का स्थापना किया था। अब बात करें हम लोग तुगलक वंश का स्थापना, तो ये जो चला था ये चला था 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी तक चला था ये तुगलक वंश। ठीक है, इसके प्रथम सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का भारत में जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। ये आपका 2006 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यहाँ पे जो आपका मुबारक शाह खिलजी है, खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह खिलजी, इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। बोला मुबारक हो मेरे साथियों, हम खलीफा के पद पर आसीन हो गए हैं, हमको आज से खलीफा की उपाधि मिल गई है। तो अपने आप को जो खलीफा का उपाधि धारण किया था वो था मोहम्मद शाह खिलजी। कौन था भैया? मोहम्मद शाह खिलजी, खिलजी वंश के शासक थे। अब आपको बात करेगा कि खिलजी वंश का जो स्थापना किया था, ये भी पहले बता चुके हैं। खिलजी वंश का जो स्थापना किया था वो स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी। किसने किया था भैया? जलालुद्दीन, एक सेकेंड, जलालुद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी जो था इन्होंने स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? तो खिलजी वंश का स्थापना किया था। और इसका जो शासन काल चला था जलालुद्दीन खिलजी का, मतलब ये जो खिलजी वंश पूरे चला था, कब से कब तक चला था? तो ये चला था आपका 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था। कौन? ये आपका चला था खिलजी वंश। ठीक है, अब आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 हमारे पास है। 27 नंबर में हमारे पास क्या है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो पटियाली में है। और यदि वर्तमान में बात करें तो ये पटियाली जगह हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो पटियाली में है। ठीक है, पटियाली। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है 28 नंबर। यहाँ पे हम लोग बात करें तो सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? मतलब कि सेना को वेतन दिया जाए, जो सेना काम करते हैं उसको काम के बदले कुछ सामान नहीं, उसको वेतन दे दिया जाए। ये जो प्रणाली का स्थापना किया था ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो राजस्व सुधार को भी सबसे पहले आपका अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था? तो सैनिकों के भलों के लिए मूल्य नियंत्रण नीति का मतलब लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि कम पैसों में हम अधिक सैनिक रख सकें। मतलब कि अगर 100 सेना है और सबको 100 रुपया वेतन दे रहे हैं तो उसमें मतलब इसका समझने का मेन मकसद क्या था कि मान लीजिए कि वेतन सेना को हम जितना ज़्यादा रखेंगे उतना उसको वेतन कम करेंगे।
जैसे 100 सेना को अगर हम लोग वेतन दिए 100 रुपया, तो कितना हो गया यहाँ पे 10,000 टोटल वेतन हो गया। और यही ये अगर यहाँ 100 सेना की जगह में 120 सेना कर देंगे तो यहाँ पे ये पैसा इसको घटा देंगे। जैसे प्रत्येक को 100 रुपये देते थे तो इसमें पैसा घटा के मान लो कुछ कम कर देगा और 10,000 में ही अपना ये काम निकाल लेगा। तो यही ये उपाय लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए किया था, सैनिकों के भले के लिए किया था, कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक हम रख सकें और कोई सा भी युद्ध हमारे लिए जीतना आसान हो जाए। ये काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। 31 देखें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्थापना किया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब 32 देखते हैं। 32 देखते हैं हम लोग क्या है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथिक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया था हमारा इल्तुतमिश। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था भैया? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के जो बाद आया था, इल्तुतमिश आया था आपका 1210 से 1236 तक ये रहा था। इसके बाद आता है आपका रजिया सुल्तान। इसके बाद कौन आता है मेरे दोस्त? इसके बाद आता है रजिया सुल्तान, और ये रहे थे 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। इसके बाद आता है नासिरुद्दीन। कौन आता है भैया? नासिरुद्दीन, और ये 1236 से आगे रहते हैं। और इसके बाद आया था कौन? इसके बाद आया था आपका बलबन। कौन आया था मेरे दोस्त? बलबन। तो इसका सही क्रम क्या है? पहले आया था इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर नासिरुद्दीन, फिर बलबन। तो इल्तुतमिश 3 नंबर में देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है पहले ऑप्शन में। इसके बाद आया कौन था? इसके बाद आया था रजिया, इसके बाद आया था नासिरुद्दीन, इसके बाद आया था बलबन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे 33 नंबर क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट ऊंची है। ठीक है, अब देखते हैं 34 नंबर। 34 हमारे पास है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ये कुतुब मीनार का क्या था भैया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? ये दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार को मर जाने के बाद, कुतुब मीनार जब चौगान खेलते खेलते मर गया था लाहौर में, तो उसके बाद इसका बचवा आया था, मतलब इसका दामाद आया था इल्तुतमिश, और ये शासन स्टार्ट किया था 1210 से 1236। उसी के दरमियान में इन्होंने कुतुब मीनार के बचे हुए कार्यों को पूरा किया था। ठीक है, अब 35 आते हैं। 35 हमारे पास है, एक सेकंड। 35 हमारे पास है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी भैया? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी तक क्या की थी? राज किया था इन्होंने। और इन्होंने जो शादी किया था, मतलब ब्याह जो किया था, निकाह जो किया था, ये अल्तुनिया नाम के एक व्यक्ति के साथ क्या किया था भैया? निकाह कर लिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है मेरे दोस्त? 36 है कि सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया चौगान खेलते खेलते, तो इसका दामाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक क्या किया था? शासन के शिकंजा पर कसा रहा था। और लगभग कितने दिनों तक शासन किया था भैया? तो 26 साल तक ये टोटल क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो यह जो गुलाम था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था भैया? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 हमारे पास है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों से? तो टोटल 5 राजवंश से। पहला जो राजवंश था भैया ये था आपका गुलाम वंश। दूसरा जो था ये था पहला। दूसरा जो था ये था आपका किसका? खिलजी वंश। दूसरा जो था वो था आपका खिलजी वंश। और जो तीसरा था ये आपका था, तीसरा कौन सा था? गो खा तो तुगलक वंश। तीसरा जो था वो था आपका तुगलक वंश। और चौथा में जो था वो था भैया सैयद वंश। और जो 5वां में था ये सैयद वंश के बाद था आपका सैयद वंश के बाद था लोधी वंश। 5वां में कौन था? लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश ये 5वां था। अब आगे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध था मेरे दोस्त
ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। अब ये पूछ देगा आपको कि किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच और गौरी के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, 1191 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ये लड़ा गया था भैया, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये था आपका 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। आत्मनामा, ये जो 40 है इसको देखते हैं। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है, तो जो आत्मकथा शाहनामा के लेखक हैं वो हैं भैया फिरदौसी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ जुड़ा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना अल-बरूनी, ये अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ जुड़ा है। अल-बरूनी नामक ये जो आपका जो विद्वान ये है, यही विद्वान ने तहकीक ये हिंद नामक पुस्तक लिखा है। क्या भैया, तहकीक ये हिंद नामक जो पुस्तक लिखा है वो लिखा है आपका अल-बरूनी ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये था आपका 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शायद इसको देखने में दिक्कत हो, लेकिन अब पढ़ देते हैं आपके पास, एक सेकेंड। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय कौन था भैया, तो राजा जयपाल था। राजा जयपाल ही था जो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक था, राजा जयपाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो टोटल 17 बार किया था। 1001 ईस्वी से साला ये स्टार्ट किया था और 1027 ईस्वी तक डायरेक्ट युद्ध करते रहा था। और 1027 ईस्वी में इन्होंने मतलब लास्ट बार जाटों के विरुद्ध किया था लड़ाई। किसके बीच, जाटों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छेड़ा था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, अब आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 है कि निम्न में से किसने 711, ये यहाँ पे 712 होगा, ये क्वेश्चन गलत है, ये रेलवे बोर्ड ने गलत इसको बोला है। निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अब इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।